संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतिम कक्षा में और YouTube के इस मंच जीएस विद शैलेंद्र में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया के टॉपिक को 2 वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर लिया था। उन दोनों वीडियोस अगर आपने नहीं देखे वो दोनों वीडियोस तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले उन दोनों वीडियोस को आप देख लें। उसके बाद जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक वीडियो मैं उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रश्न परीक्षाओं में अभी नहीं पूछे गए हैं या बहुत कम पूछे गए हैं कभी, लेकिन उन क्षेत्र से प्रश्न पूछने की संभावनाएं हमेशा बनी रही हैं। तो उन उन बिंदुओं को, उन फैक्ट्स को हम एक साथ आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपका श्रम जो उन फैक्ट्स को खोजने और उनके उत्तर तलाशने में व्यय हो वो बचे और आप उस समय को कहीं अन्य किसी विषय को, किसी अन्य टॉपिक को तैयार करने में निवेशित कर पाएं। ठीक है, क्योंकि ये चूंकि सिर्फ और सिर्फ तथ्य हैं, इसलिए आपको इसमें समय व्यय करना कहीं से उचित नहीं है कि उसको पढ़ें तो कुछ कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो तो आप उसको पढ़िए। ये सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी है, तो इसमें आपको कुछ समय व्यय करने की आवश्यकता ना हो, आपका समय बचे, इस उद्देश्य से प्रस्तुत है आपके लिए ये फैक्ट सीट। ठीक है, ये फैक्ट शीट जो है वो संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित है और कुछ ट्रिकी प्रश्न जो वहां से पूछ सकते हैं, जो आप जानते हैं, उनको भी 1-2 प्रश्नों को शामिल किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम अंबेडकर साहब का निर्वाचन जान लें। यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे गए हैं, संविधान सभा से रिलेटेड ये टॉपिक है, चूंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जरा उनके निर्वाचन की बात कर लेते हैं। यहाँ से एक प्रश्न कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत की संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो किस प्रांत से हुआ था। ठीक है, तो देखिए ये कई बार देखा गया कि उसको उत्तर में बंगाल दिखा दिया गया, पूर्वी बंगाल, और कहीं कहीं उत्तर में बंबई दिखाया गया है। ठीक है, और अक्सर आप इस प्रश्न को लेकर कंफ्यूज भी रहे हैं। तो आइए आज हम उस पर चर्चा करते हैं कि हुआ क्या घटनाक्रम। देखिए, सबसे पहले अंबेडकर जब चुनाव हुआ कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत, तो सबसे प्रारंभिक दौर में डॉक्टर अंबेडकर जो है चुनाव लड़े थे वो बंगाल से। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनकी जो सीट थी जैसर खुलना। लेकिन हमने देखा चूंकि वो वहां से चुनाव जीत कर पहुंच गए, लेकिन जब चुनाव वहां से जीते तो उसमें मुस्लिम लीग ने उनको सहयोग किया था, तो चुनाव जीते। लेकिन उसके उपरांत माउंटबेटन की योजना आई, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान नामक 2 डोमिनियन स्टेट जो है अस्तित्व में आए। तो जो बंगाल के जिस हिस्से से, यानी वो पूर्वी बंगाल वाले हिस्से में अंबेडकर जी जिससे चुनाव क्षेत्र था उनका, जो वो विभाजन के उपरांत चला गया पाकिस्तान में। तो यानी कि अंबेडकर साहब अब संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि वो क्षेत्र जिससे वो चुनाव लड़े थे तो पाकिस्तान में चला गया। तो अब यहां पर BN राव ने, जो सलाहकार थे संविधान सभा के, उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी संविधान सभा के अध्यक्ष को पत्र लिखा और संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपस्थिति की महत्ता के बारे में लिखा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसको कंसीडर करते हुए बंबई प्रेसिडेंसी के उस समय जो प्रधानमंत्री थे BG खेर, उस समय चुनाव के उपरांत जो प्रांतों में सरकार बनी थी उसके मुखिया को प्रधानमंत्री पद दिया गया था, उनका नाम दिया गया था। BG खेर उस समय मुंबई के प्रेसिडेंसी के प्रधानमंत्री थे, उनको पत्र लिखा और उनके पत्र को संदर्भ लेते हुए वहां से फिर बंबई सीट से MR जयकर को खाली कराया गया, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे। MR जयकर ने अपनी सीट खाली करी, तो फिर वहां से फिर चुनाव लड़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने, और फिर वो वहां से बंबई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में गए और अपने दायित्वों को कुशलतापूर्वक गरिमापूर्ण तरीके से पूरा किया। तो ये उनके चुनाव के संबंध में जो स्थिति है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि देखिए, भारतीय संविधान सभा में जो अंबेडकर साहब की भूमिका थी वो बंबई प्रेसिडेंसी के बाद ही से चुनाव लड़ने के जीतने के बाद ही हो पाई। ठीक है, चुनाव तो पहले पूर्वी बंगाल से भी जीते थे, लेकिन चूंकि वो चुनाव पूर्वी बंगाल तब नहीं था, क्योंकि विभाजन के बाद फिर वो चला गया पाकिस्तान में, तो उनकी सीट खाली हो गई, वो हट गए, सब सदस्यता से समाप्त हो गई उनकी। तो अब फिर वो बंबई दोबारा जब जीते तो बंबई प्रेसिडेंसी से जीत के पहुंचे और फिर उन्होंने सारे कार्यों को संपन्न किया। ठीक है, तो ये बात यहां से हो गई, तो आप इस विवाद को समझ लेंगे।
फिर उसके बाद अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं कि संविधान सभा ने हाथी को अपनी प्रतीक मुहर बनाया था, मुहर लगा के उसमें जो हस्ताक्षर होते थे। तो मुहर जो था वो क्या था, प्रतीक था संविधान सभा का, हाथी। प्रश्न पूछ सकता है। एच.वी. अयंगर संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बी.एन. राव यानी कि बेनेगल नरसिम्हन राव सलाहकार थे। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ये प्रश्न नहीं पूछा गया लेकिन हो सकता है भविष्य में कभी पूछ दे। तो अभी सचिव और 2 उपाध्यक्ष हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुके थे, उनके नाम नए हैं, आप याद रखेंगे, कभी हो सकता है फ्यूचर में प्रश्न वहां से बन सकते हैं। फिर एल.एन. मुखर्जी संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार थे। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये लोग थे, लेकिन जो है उसमें जो है ड्राफ्ट्समैन के रूप में जो भूमिका निभाई थी वो एल.एन. मुखर्जी ने उसको लिखने का काम किया था। फिर प्रेम नारायण रायजादा जो थे वो उसके सुलेखक थे। इन लोगों ने उसको अंतिम रूप दिया, एल.एन. मुखर्जी ने लिखा, उसके बाद वो लेख दे दिया गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को, जो कि एक कैलियोग्राफर थे, वो सुलेखक थे। तो उसको उन्होंने देखकर अपनी एक सुंदर हैंडराइटिंग में संविधान की मूल प्रति तैयार की, जो कि इंग्लिश के इटैलिक फॉन्ट में लिखी गई थी। अब ये चूंकि अंग्रेजी के मूल प्रति में थी, फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और उसका हिंदी संस्करण लिखा किसने, वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा उसका हिंदी रूप। और अब आप बात करते हैं अलंकरण की, जहां से प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं। संविधान में जो चित्र बनाए गए हैं, जो उसको सुंदरता प्रदान करने के लिए जो चित्रकारी और रंगों का काम किया गया है, वो किसने किया है, नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों लोगों ने मिलकर किया है। लेकिन अगर प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना के पेज को सजाया किसने है, वो ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने सजाया है। ये दोनों लोग चित्रकार थे। ठीक, अब यहां से प्रश्न देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत से गए। तो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर, सबसे अधिक प्रतिनिधि जो थे वो संयुक्त प्रांत से गए थे, जिसे 55 सदस्य गए थे, ये पहले नंबर पे। अगर दूसरा भी अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरे में गया था मद्रास से, और तीसरे नंबर पे जो था वो बिहार। तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि जो पहुंचे थे वो थे संयुक्त प्रांत से, 55 सदस्य थे, और मद्रास प्रांत से अगर आप बात करें तो 49 थे, और बिहार प्रांत से भी अगर बात करें तो 36 थे। नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टेट का नाम जरूर याद रखेंगे कि संविधान सभा में सबसे ज्यादा कैंडिडेट कहाँ के थे, संयुक्त प्रांत के थे। फिर संविधान सभा में किस रियासत से सर्वाधिक प्रतिनिधि थे। देखिए, रियासतों, यहाँ पे तो चुनाव होना था प्रांतों में, लेकिन रियासतों से जो रियासत के प्रमुख होते थे वो अपने सदस्यों को भेजते थे, तो जनसंख्या के आधार पर वो निर्धारण किया गया था सदस्य। तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधि संविधान सभा में किस रियासत का था, वो रियासत था मैसूर। और अगर दूसरा नंबर भी आपसे पूछ ले कभी तो आप याद रखेंगे ट्रावनकोर। 2 नाम आप याद रख लेंगे तो यहाँ से 6 सदस्य गए थे। ट्रावनकोर से 6 प्रतिनिधि था और मैसूर से 7 प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजा गया था। फिर ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, आपको याद पता भी होगा। संविधान स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में जो सरकार थी वो क्लेमेंट एटली जो थे वो किसके पार्टी के थे, वो लेबर दल के सरकार थी वहां पे। ठीक है, वो लेबर पार्टी के मुखिया थे। फिर उद्देश्य प्रस्ताव में अनुच्छेद कितने थे, 8। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उसमें जो बिंदु लिखे गए थे उन्हीं बिंदुओं की बात कर रहा है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता, जो डॉक्यूमेंट था उसमें कितने सेक्शन थे, कितने पॉइंट्स थे। तो कुल 8 बिंदु थे। कभी ये प्रश्न पूछ से तो आप जवाब दे पाए। फिर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा जा चुका है, आप इसको जरूर याद रखें। वयस्क मताधिकार का विरोध करने वाला कौन था। जब संविधान सभा पर यह बात हो रही थी निर्वाचन प्रणाली को कि स्वतंत्र भारत जब होगा तो मत देने का अधिकार, चूंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने जा रहे थे, तो जो वोट देने का अधिकार होगा वो किसको दिया जाए, तो हमारे संविधान ने वयस्क मताधिकार को चुना था। वो चुना है, जैसा हम लोग जानते भी हैं। तो पहले 21 था, वो बाद में फिर घटा के 18 कर दिया गया। लेकिन उस वयस्क मताधिकार के आधार को, मतलब सिर्फ आपकी वयस्कता की आयु ही आपको आधार बनाई गई कि आप वोट देने के अधिकारी हैं कि नहीं। बाकी आय, शिक्षा या टैक्स आप कितना पे करते हैं, ये पहले था अंग्रेजी समय में, वो सब समाप्त करके सिर्फ उम्र आपकी निर्धारित की गई कि अगर आप 21 वर्ष के हैं तो आप वयस्क माने जाएंगे और आप वोट देने के अधिकारी हैं, बाकी कोई मानदंड नहीं है। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐसे शख्स थे जिन्होंने कहा कि वयस्कता के आधार पर चुनाव में वोट देने के अधिकार को कम से कम 15 साल तक के लिए आप पोस्टपोन कर दीजिए। वयस्कता को आधार मत बनाइए, किसी अन्य मानदंडों को भी रखिए, चाहे वो संपत्ति, शिक्षा या कर, जैसा अंग्रेजी समय में हो रहा हो सकता है वो उसकी बात कर रहे थे। तो
तो आप ये बात जरूर याद रखिएगा कि वयस्क मताधिकार का विरोध करने वाला कौन सा नेता था? मौलाना आजाद था। वो चाहते थे कि 15 साल के लिए ये प्रावधान टल जाए। और लास्ट फैक्ट देखिए क्या है, ये फैक्ट आप जानते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये पूछा भी गया प्रश्न कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ये बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है। जैसा हम लोगों ने, अगर आपने देखा होगा कि अगर हमने उद्देश्य प्रस्ताव की जब बात की थी तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि उद्देश्य प्रस्ताव था ही क्या, जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव का सबसे पहला बिंदु तो यही था, जो ये 8 बिंदु हम लोगों ने बात की, 8 अनुच्छेद, उसमें जो पहला अनुच्छेद वो क्या कहता था? पहला अनुच्छेद यही कह रहा था कि हम जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, संविधान सभा गठित हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भावी जो भारत का निर्माण होने वाला है, उस भावी भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना है। तो यही तो बात कह रही है कि भारत के संविधान देने का प्रस्ताव, उस संविधान देने के लिए संविधान सभा इकट्ठा हुई, ऐसी बात कही गई थी। और ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो जब उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने प्रस्तुत किया और जिसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। तो चूंकि ये जो प्रश्न पूछा गया, ये बिंदु उसका एक हिस्सा था, तो इसलिए वो बिंदु भी उसी समय पारित हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न एक पूछा हुआ है, 1-2 बार पूछा गया है, तो आप इसको याद है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के टॉपिक के अंतर्गत जो इधर उधर रहते हैं, जो मुख्य धारा में नहीं साथ आ पाते हैं, तो जो छूटे रहते हैं, उनको भी समेट के आपके लिए एक साथ प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद है, आशा है कि आपको ये प्रयास सफल पसंद आया होगा। प्रयास आपको जो प्रेरित कर रहा होगा और प्रयास ये आपको एक विश्वास देने में सफल हो रहा होगा कि आप इस मंच से जुड़ें और अन्य प्रतियोगी छात्रों को जो गंभीर हैं उनको भी जोड़ने का प्रयास करें और हमारे साथ आप अपनी तैयारी को नए आयाम दे पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।